मुझे लगता है कि शायद मैंने फाइनली वो प्लॉट क्रैक कर लिया है जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को सेटअप करेगा। हमें काफी टाइम से पता था कि मार्क रफेलो ब्रूस बैनर के रूप में वापस आ रहा है इस मूवी में, और रिसेंटली जॉन बर्नथल का पनिशर भी कंफर्म हो गया। बट ऑनेस्टली एक बात मेरे दिमाग में अटक गई थी, ब्रूस और पीटर मतलब इनका कनेक्शन क्या है। एमसीयू में इन दोनों ने प्रॉपर्ली एक सीन भी शेयर नहीं किया, एक सिंगल कन्वर्सेशन तक नहीं। तो पहले तो मैंने सोचा भाई हल्क स्पाइडरमैन की मूवी में क्यों, और फिर ऊपर से फ्रैंक कैसल मतलब पनिशर भी। ये कॉम्बो देख के मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, कौन सी स्टोरी को स्पाइडरमैन, हल्क और पनिशर तीनों को एक ही जगह चाहिए। बट फिर मैंने वही किया जो मैं हमेशा करता हूँ जब मार्वल कोई कर्व बॉल थ्रो करता है। मैं सिंपली चिल हो गया, अपनी कॉफी बनाई और हर एक क्लू दोबारा देखना शुरू करा। जैसे जैसे मैंने डॉट्स कनेक्ट किए एकदम से सब क्लिक हो गया। और मैं मानता हूँ ये टॉम हॉलैंड का रिसेंट इंटरव्यू ही वो मिसिंग पजल पीस था। उसने डायरेक्टली कुछ रिवील नहीं किया, बट जितना बोला बस उतना काफी था थियरी असेंबल करने के लिए। अब मुझे काफी सॉलिड आइडिया है कि ब्रूस बैनर इसमें क्यों इन्वॉल्व है, पनिशर का एंट्री पॉइंट क्या है और मूवी का किक ऑफ कैसे होने वाला है। तो अगर तुम रेडी हो चलो एक्सप्लोर करते हैं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का रियल सेटअप क्या हो सकता है। रिसेंटली टॉम हॉलैंड ने अपना सेलेब फील्ड प्रॉम पैडल टूर्नामेंट होस्ट किया अपनी ब्यूरो ब्रूइंग ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। इवेंट के बाद उसने एक इंटरव्यू दिया और वहां से स्पाइडरमैन 4 के रियल क्लूज लीक होने शुरू हुए। सरफेस लेवल पर उसने ज्यादा कुछ नहीं बोला, पर अगर ध्यान से उसके वर्ड्स को डिकोड करो जैसे मैंने किया तो तुम भी वही डॉट्स कनेक्ट कर पाओगे। So it's going to feel like making Spider-Man 1 again. You know, it's been such a long time since I've done it. It's going to feel like a breath of fresh air. And I think the fans are going to be over the moon with what we're playing. ध्यान दो, टॉम हॉलैंड ने ये बोला, ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हम स्पाइडरमैन 1 दोबारा बना रहे हो। यू नो, काफी टाइम हो गया है मैंने ऐसा कुछ किए हुए। ये एक फ्रेश हवा जैसा फील होने वाला है और मुझे लगता है फैंस तो खुशी से पागल हो जाएंगे जब वो देखेंगे हम क्या बना रहे हैं। यहाँ थोड़ा पॉज करो, उसके वर्ड्स को फील करो। मेकिंग स्पाइडरमैन 1 अगेन, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, फैंस ओवर द मून। अब देखो, जब टॉम स्पाइडरमैन 1 बोलता है टेक्निकली वो होमकमिंग की बात कर रहा होता है, लेकिन मेरे हिसाब से उसने ये वर्डिंग डेलिबरेटली चूज की क्योंकि जो वाइब वो हिंट कर रहा है वो एक तरह का ओरिजिन स्टोरी रीसेट लग रहा है, सिर्फ होमकमिंग का कंटिन्यूएशन नहीं। अब जंप करते हैं दूसरे क्लू पर। कुछ टाइम पहले कॉस्मिक सर्कस के एलेक्स पेरेस, जिनका मार्वल स्कूप्स का ट्रैक रिकॉर्ड काफी सॉलिड है, उनसे एक सवाल पूछा गया, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हल्क होने वाला है तो क्या वो विलन बनेगा या फिर मेंटर टाइप रोल होगा पीटर के लिए, और क्या ये डूम्सडे प्रोजेक्ट से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। एलेक्स ने जो रिप्लाई दिया वो यहाँ इंपॉर्टेंट है। उसने कहा, व्हाट आई हर्ड इन्वॉल्व्स अ कनेक्शन डेटिंग बैक टू द अर्लीस्ट डेज ऑफ द एमसीयू एंड एक्सप्लोरिंग सम अनचार्टेड टेरिटरी फॉर बोथ कैरेक्टर्स पर्सनल हिस्ट्रीज। अब यहाँ डॉट्स कनेक्ट करो। व्हाट इफ वो कनेक्शन ये है कि ब्रूस बैनर अपने एक्सपेरिमेंटल फेज में अनइंटेंशनली वो रेडियो एक्टिव स्पाइडर क्रिएट कर देता है जो बाद में पीटर पार्कर को बाइट करती है। सोचो जरा, हमने पीटर का ओरिजिन सिविल वॉर और होमकमिंग में सुना है, लेकिन एमसीयू ने कभी ओरिजिन दिखाया नहीं। और अब नो वे होम के बाद जब दुनिया को पीटर का एग्जिस्टेंस ही याद नहीं, ये परफेक्ट टाइम है वापस उस ओरिजिन को एक्सप्लोर करने का, लेकिन एक एमसीयू ट्विस्ट के साथ। और इससे ज्यादा स्पाइडरमैन 1 वाइब्स क्या होगी कि रिवील होके ब्रूस बैनर हल्क बनने से पहले अननोइंगली पीटर की पूरी जिंदगी चेंज कर चुका था। मेरी थ्योरी के हिसाब से ये ऐसे फिट होता है, हल्क बनने से पहले, गामा एक्सपेरिमेंट्स के बिगड़ने से पहले ब्रूस सुपर सोल्जर सीरम रिक्रिएट करने की रिसर्च कर रहा था, और उस रिसर्च का एक साइड प्रोजेक्ट था जेनेटिक एनहांसमेंट यूजिंग स्पाइडर्स। उनका गोल स्पाइडरमैन बनाना नहीं था, वो एक और कैप्टन अमेरिका बनाना चाहते थे। और इसी प्रोसेस में एक एनहांस्ड स्पाइडर लैब से एस्केप हो जाता है और आगे चल के वही स्पाइडर पीटर को बाइट कर देता है। इस थियरी की ब्यूटी ये है कि एमसीयू ने कभी बताया ही नहीं कि स्पाइडर आया कहां से, किस लैब से, किस साइंटिस्ट ने बनाया। नॉर्मन ऑसबॉर्न कंफर्म नहीं, कर्ट कॉर्नर्स नहीं, कोई ओरिजिन शोन ही नहीं था, एक ब्लैंक स्पेस। और ब्रांड न्यू डे उसी ब्लैंक स्पेस को फिल कर सकता है। बैनर प्लस पीटर का अर्ली एमसीयू लिंक एग्जैक्टली वही अर्लीस्ट डेज कनेक्शन जिसका टीज एलेक्स पेरेस ने दिया था। इससे एक और चीज ब्रिलियंटली रीबिल्ड हो जाती है जो पहले से ही हमारी आंखों के सामने थी, बस हमने नोटिस नहीं की। स्पाइडरमैन होमकमिंग में पीटर की फिजिक्स क्लास के अंदर वॉल पर एक रो में साइंटिस्ट के फ्रेम्ड पोर्ट्रेट्स लगे हुए थे। न्यूटन के साथ ब्रूस बैनर का फोटो भी वहां था। उस टाइम सबको लगा कि बस एक क्यूट ईस्टर एग है, लेकिन अगर ब्रूस का पीटर के ओरिजिन में एक्चुअल रोल था तो ये ईस्टर एग रेट्रोएक्टिव फोरशैडोइंग बन जाता है। मतलब मार्वल ने हिंट पहले ही दे दिया था, बस हम समझ नहीं पाए। और सच बोलूं तो पीटर और ब्रूस का साइंस के थ्रू कनेक्टेड होना बहुत नेचुरली फिट भी करता है। दोनों जीनियसेस, दोनों अपनी पावर्स के कॉन्सिक्वेंसेस से स्ट्रगल करते, दोनों का लाइफ एक गलत एक्सपेरिमेंट की वजह से फॉरएवर चेंज हो गया, या फिर पीटर के केस में गलत नहीं, शायद राइट एक्सपेरिमेंट। तो अगर बैनर ने इनडायरेक्टली वो रेडियो एक्टिव स्पाइडर बनाई तो ये सिर्फ ओरिजिन को पैच नहीं करता, ये फ्यूचर के लिए एक साइंस ब्रोस डायनामिक का फाउंडेशन सेट करता है जो एमसीयू में अब तक हमें कभी देखने को नहीं मिला, और थीमेटिकली भी परफेक्ट सेंस बनाता है। याद करो, ब्रूस को स्पाइडरमैन के बारे में पहले कभी पता ही नहीं था। There's an Ant-Man and a Spider-Man?
Does an Ant-Man and a Spider-Man? उसे शॉक लगा था कि स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है। चलो टाइमलाइन को सिंपल बनाते हैं। 2015 में एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद ब्रूस ऑफ वर्ल्ड चला जाता है। 2016 में सिविल वॉर में पीटर ऑलरेडी 6 मंथ्स पावर्स यूज कर रहा होता है। I've had these powers for 6 months। इन्फिनिटी वॉर के टाइम ब्रूस वकांडा में होता है, पीटर स्पेस में, फिर स्नैप एंडगेम में वापस आता है और फिर भी दोनों का कोई सीन या बातचीत नहीं। स्क्रीन पर बस टोनी स्टार्क के फ्यूनरल के टाइम सेम फ्रेम में खड़े थे, बस डायलॉग जीरो। इसलिए अगर एमसीयू ये रिवील करे कि ब्रूस बैनर बहुत पहले ही पीटर की कहानी का हिस्सा बन चुका था, तो ये ट्विस्ट सिर्फ शॉकिंग नहीं, पूरी तरह ऑर्गेनिक फील होगा। ये वो टाइप का मेटकॉन है जिसमें पहले से एग्जिस्टिंग बैकग्राउंड डिटेल को डेप्थ दी जाती है और फिर हम बाद में सोचते हैं अरे ओह ये तो क्लू था, हमने देखा नहीं। तो अगर ब्रांड न्यू डे का थीम रियली फ्रेश स्टार्ट्स और सीक्रेट पास्ट है, तो ब्रूस बैनर का सीक्रेटली स्पाइडरमैन के ओरिजिन का हिडन आर्किटेक्ट होना मूवी को स्टार्ट करने का लिटरली परफेक्ट वे बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और एंगल भी हो सकता है। ब्रूस बैनर शायद पीटर के नए स्कूल में प्रोफेसर या मेंटर की तरह अपीयर हो। नो वे होम के एंड में हम देखते हैं कि पीटर एक छोटे से न्यूयॉर्क अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है और जीईडी के लिए पढ़ाई कर रहा होता है। तो ब्रांड न्यू डे में हम शायद उसे डिप्लोमा अर्न करते हुए देखें, फिर कॉलेज अप्लाई करता हुआ, और यहीं पे एमसीयू फाइनली इंट्रोड्यूस कर सकता है एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी यानी ईएसयू। और ईएसयू का मतलब ग्वेन स्टेसी, हैरी ऑसबॉर्न या फिर माइल्स मोरालेस का फॉर्मल एमसीयू एंट्री विंडो। लेकिन सच बोलो, आप मार्क रफेलो को सिर्फ बैनर मोड में वॉक एंड टॉक करने के लिए नहीं लाते। अगर हल्क मूवी में है, हल्क आउट जरूर होगा। और यहीं पर एंटर होता है मिस्टर नेगेटिव। ब्रांड न्यू डे टाइटल खुद कॉमिक्स से लिया गया है और उसी स्टोरी लाइन में मेजर विलन इंट्रोड्यूस होता है मार्टिन ली एके मिस्टर नेगेटिव। और रिसेंटली रिपोर्ट्स भी आई हैं कि मार्वल एक 30 से 50 साल के एशियन एक्टर को कास्ट करना चाहता है स्पाइडरमैन 4 के लिए, जो मार्टिन ली से बिल्कुल मैच करता है। अब थ्योरी का मेन पार्ट, मार्टिन ली अब फीस्ट चलाता है, वही ऑर्गेनाइजेशन जिसे आंट मे ने अपनी जिंदगी डेडिकेट की थी। सामाजिक तौर पर वो नोबल हम्बल कम्युनिटी हीरो लगता है, बट बिहाइंड द सीन्स वो एक क्रिमिनल एम्पायर चला रहा होता है। किसी कन्फ्रंटेशन के दौरान वो ब्रूस बैनर को टच करता है अपनी नेगेटिव एनर्जी के साथ और ब्रूस हल्क आउट हो जाता है, बट इस बार ग्रीन हल्क नहीं बल्कि ग्रे हल्क, सैवेज और अनस्टेबल, मिस्टर नेगेटिव के कंट्रोल में। इससे दो मैसिव चीजें अचीव होती हैं। नंबर 1, हल्क डीपावर्ड हो जाता है, मतलब अब स्पाइडरमैन प्लस पनिशर के अगेंस्ट 3-वे फाइट रियलिस्टिकली पॉसिबल है। नंबर 2, हमें फाइनली कॉमिक एक्यूरेट हल्क रीडिजाइन मिलता है। बस इमेजिन करो, माइंड कंट्रोल ग्रे हल्क स्पाइडी को लिटरली ग्राउंड में स्लैम कर रहा है और लास्ट मोमेंट पर पनिशर आके उसको लिफ्ट करके बचाता है, बिल्कुल कॉमिक्स की तरह। पूरे थिएटर में केओस प्लस शॉक प्लस हाइप, और ये वो रॉ हल्क कार्नेज होगा जो एमसीयू से काफी टाइम से मिसिंग है। और सबसे बड़ी बात, ये सेटअप फ्यूचर को भी सीड करता है। ग्रे हल्क प्लस माइंड कंट्रोल बाद में अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के लिए मॉन्स्टर वर्जन हल्क को रीइंट्रोड्यूस कर देता है। और अगर मार्वल ने स्मार्टली बिल्डअप कंटिन्यू किया, ये आगे चलकर वर्ल्ड वॉर हल्क के लिए भी फाउंडेशन बन सकता है। अब आते हैं फ्रैंक कैसल पर। पनिशर को हम लास्ट बार डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 के एंड में देखते हैं, जब वो लिटरली एक केज तोड़कर एस्केप करता है। वो अब ऑन द रन है और यही डायरेक्टली डिज्नी प्लस की एक स्पेशल प्रेजेंटेशन को लीड करेगा। मेरी थ्योरी, इस स्पेशल प्रेजेंटेशन की स्टोरी लाइन फ्रैंक के विल्सन फिस्क को हंट करने से स्टार्ट होगी, लेकिन रास्ते में वो एक और ज्यादा बड़ा डार्क ऑपरेशन पर टकरा जाता है। वो टपक पड़ता है एक गैंग के बीच में जिसका नाम है इनर डीमंस। अगर तुमने कॉमिक्स पढ़ी हो या स्पाइडरमैन PS4 गेम खेला हो, तुम जानते हो कि इनर डीमंस कौन है। ये लोग मिस्टर नेगेटिव की प्राइवेट आर्मी होते हैं, न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड का पूरा कैंसर, ड्रग ट्रैफिकिंग, प्रोटेक्शन रैकेट्स, इलीगल गैम्बलिंग और इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक। और फ्रैंक कैसल एक चीज बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता, ये लेवल की ईविल। तो फ्रैंक कैसल शुरू होता है इन्हें सिस्टमैटिकली तोड़ने में, एक एक करके हर ऑपरेशन को डिसमेंटल करता है। और इस प्रोसेस में वो सबसे पहले ये डिस्कवर करता है कि इनर डीमंस का रियल बॉस मार्टिन ली है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है, मार्टिन ली सिर्फ क्राइम बॉस नहीं, पब्लिक के लिए फीस्ट का नोबल रिस्पेक्टेड लीडर है। लोगों की नजरों में वो एक सेवियर है और पीटर के लिए वो आंट मे की मेमोरी को जिंदा रखता हुआ लगता है, गुडनेस का सिंबल। तो अब इमेजिन करो वो मोमेंट जब फ्रैंक पीटर के सामने आके सीधा बोलता है, ली वैसे इंसान नहीं है जैसा तुम समझते हो रेड, वो एक गंदा साला क्रिमिनल है और पूरी सिटी को शैडो से कंट्रोल कर रहा है। यहाँ से इमोशनली हैवी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। पीटर के लिए ये वो आदमी है जो मे की मेमोरी को जिंदा रखता हुआ लगता है, लेकिन फ्रैंक के लिए ये एक और रैबिड एनिमल है जिसे निकालना जरूरी है। फ्रैंक के लिए बात ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन पीटर के लिए ये फर्स्ट रियल मॉरल क्रॉसरोड्स बन जाता है। फ्रैंक कैसल को ना लेगेसी से कोई लेना देना, ना रेपुटेशन से। उसके लिए सीधा सा रूल है, बुरा आदमी दिखा मतलब डाउन, बस। और अब सीन क्या बनता है, एक साइड स्पाइडरमैन जो दिल से सोचता है और दूसरी साइड पनिशर जो स्कूप और ट्रिगर से। दोनों हीरोज, दोनों राइट इन देयर ओन वे, लेकिन फिलॉसफी पूरी ऑपोजिट। और सर्कमस्टेंसेस उन्हें फोर्स कर रही हैं साथ काम करने के लिए। और स्टेक्स को और हाइट पे ले जाने के लिए सोचो, अगर मार्टिन ली भी सीक्रेटली विल्सन फिस्क को ही टारगेट कर रहा हो, मतलब ब्रांड न्यू डे बराबर मिस्टर नेगेटिव वर्सेस किंग पिन का कोलिजन कोर्स। दो अलग अलग क्राइम लॉर्ड्स, दोनों न्यूयॉर्क को अपनी तरीके से कंट्रोल करना चाहते और बीच में स्पाइडरमैन एंड पनिशर फंस गए एक पूरी स्ट्रीट लेवल वॉर के क्रॉस फायर में। लेकिन जितना कूल ये सब लग रहा है, उतना ही याद रखना चाहिए, ये अभी सिर्फ थ्योरी है। अभी तक मार्वल ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया। हो सकता है बैनर मूवी में बस कॉफी पीने आए और वापस चला जाए। तो हाँ, इस पूरे सेटअप को एक गैमा रेडिएटेड ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लो, लेकिन मैं जेन्युइनली होप करता हूँ कि इसमें से कुछ तो रियलिटी में कन्वर्ट हो। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पास पोटेंशियल है एक ऐसा स्टोरी लाइन डिलीवर करने का जहाँ ओरिजिन को दोबारा दिखाए बिना ओरिजिन का इमोशनल पे ऑफ दिया जाए।
है, नए विलन्स, एक्चुअल स्टेक्स, अनएक्सपेक्टेड अलायंसेस और पीटर का डार्कर और स्ट्रीट लेवल जर्नी की तरफ इवॉल्व होना। जब तक ट्रेलर या ऑफिशियल सिनॉप्सिस नहीं आता, ये सिर्फ एक पॉसिबल पाथ है, लेकिन ये वो पाथ है जो मैं ऑनेस्टली देखना चाहूंगा। आप बताओ कमेंट्स में, क्या तुम्हें ये थ्योरी पसंद आई? क्या तुम देखना चाहोगे ग्रे हल्क टेयरिंग थ्रू न्यूयॉर्क या मार्टिन ली को नेक्स्ट बिग स्ट्रीट लेवल थ्रेट बनते हुए? जो भी था मैंने तुम्हें बता दिया, बट आई वांट टू हियर यू गाइस कि तुम्हें क्या लगता है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं मिलता हूँ अगले वाले में। टाटा, सब्सक्राइब।